जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 प्राचीन भारतीय गणतंत्र व बौद्ध साहित्य के बारे में। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे प्राचीन भारतीय गणतंत्र के बारे में, जो इतिहास है कि हमारा भारतीय जो गणतांत्रिक देश है इसके स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और क्या करेंगे, जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अवधानस्तक उसके बारे में, जैन धर्म का ग्रंथ है आचार्य सूत्र उसके बारे में, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के बारे में, और यूनानी रोमन लेखक थे जिन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीति के बारे में जिक्र किया उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो मुद्रा साक्ष्य प्राप्त हुए थे हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसको देखने से पहले एक बार देखते हैं हम एक महत्वपूर्ण चार्ट है जो बौद्ध साहित्य के बारे में है, जो बौद्ध ग्रंथ है उसके बारे में। तो इसमें देखेंगे हम कि ये है त्रिपिटक ग्रंथ, इसका जो विभाजन है कितने प्रकार से हुआ है। त्रिपिटक है जो बौद्ध ग्रंथ माना जाता है कि ये क्या है कि ओरिजिनली बौद्ध द्वारा रचित नहीं है। जब बौद्ध ने ज्ञान दिया था गया में बड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर, जब बौद्ध ने लोगों को ज्ञान दिया था बोध गया में बड़ वृक्ष के नीचे बैठकर, तो जो उनके अनुयायी थे, उनको जो सुनने वाले थे, उन्होंने सोचा कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, इसको सेफ रखने के लिए उन्होंने क्या है इसको लिखित रूप में रखा, तो इसका नाम दिया गया त्रिपिटक। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अधम पिटक। तो जो विनय पिटक है, विनय पिटक के अंदर 5 भाग आते हैं, महावग, चुल्वक, पराजिक, पाचित्य, परिवार। तो अगला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में देखेंगे हम दिग निकाय, मज्जी निकाय, संयुक्त निकाय, अड्डुगत निकाय, खुद्रिक निकाय। तो अधीम पिटक है, अधीम पिटक के अंदर जो 7 आते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। जो आगे देखेंगे हम सुत्त पिटक, सुत्त पिटक को आगे जाके कितने भागों में और डिवाइड किया गया है, 10 भागों में। तो इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है, और आगे भी इसके बारे में अगर इसके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय गणतंत्र व बौद्ध साहित्य, इसके बारे में इसका जो हमें है परिचय देना है। प्राचीन भारतीय गणतांत्रिक और बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी देनी है। तो इसमें देखेंगे हम जो आरंभ में अंग्रेज इतिहासकार थे की धारणा थी कि भारत में सदैव निरंकुश राजाओं का ही शासन रहा है। भारतवासी प्राचीन काल से ही निरंकुशता से अभ्यस्त रहे हैं, परंतु 1903 ईस्वी में रीज डेविड्स की खोजों से स्पष्ट किया गया कि प्राचीन भारत राजतंत्रों के साथ साथ गणराज्यों का भी अस्तित्व था। काशी प्रसाद जायसवाल पहले भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने बताया कि प्राचीन भारत काल में भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक राजाधीन राजतंत्र, दूसरा है गणाधीन गणतंत्र। तो इसमें क्या है कि जो भारत था पहले किसका गुलाम था, मुगलों का गुलाम था। उससे पहले किसका था, जो गोवा में आए थे उनका गुलाम था। फिर किसका था, अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उनका गुलाम रहा। तो क्या है कि अंग्रेज आए, उनके जो इतिहासकार थे उनकी धारणा थी कि भारत में सदैव से जो इतिहास है प्राचीन काल से क्या रहा है, राजाओं का शासन रहा है, राजतंत्र रहा है, भारत में कभी गणतंत्र रहा ही नहीं। परंतु धीरे धीरे जैसे खोजें होती रहेगी, जैसे जैसे इतिहासकार आते रहे, उन्होंने खोज की, जो स्तंभ पर लिखा था, सिक्के प्राप्त हुए, साक्ष्य जो प्राप्त हुए, उनसे देखा कि भारत में केवल राजतंत्र ही नहीं गणराज्य भी था। तो इसका क्या है कि जो कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं वो भारत के नहीं, अभी तो बाहर के भी थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। तो अब देखते हैं राजतंत्र क्या होता है। राजतंत्र होता है कि जो राजा के अंदर हो, जिसमें राजा की जो प्रजा है वो एक राजा के अंडर आए, जो राजा ने कानून बना दिए, जो सजा दे दी, वही अंतिम और फाइनल है। मतलब कोई कमेटी नहीं बैठेगी, कोई मंत्री परिषद नहीं होगा, केवल राजा ही होता है। राजा अच्छा हो बुरा हो उसके फैसले अंतिम और मान्य होंगे। दूसरा है गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है कि एक लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है। ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा बन गया, पीढ़ियों से चला आ रहा है कि राजा का बेटा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा राजा बन गया, ऐसा नहीं था। तो उसमें क्या था कि लोग चुनते थे और उनके
प्रतिनिधि बनते थे, जो उनके फैसले सुनाते थे, कानून बनाते थे और उनके राज्य का संचालन करते थे। आगे देखते हैं, राजधीन को एकाधीन भी कहा जाता है, जहाँ गण या अनेक व्यक्तियों का शासन होता है, वे गणाधीन राज्य कहलाते हैं। इसके बारे में हमने अभी बात की है। द्वितीय शताब्दी के बौद्ध ग्रंथ अवदांश तक से पता चलता है कि जब मध्य देश के कुछ व्यापारी दक्षिण भारत गए थे और वहाँ के लोगों ने उनकी राज्य व्यवस्था के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि कुछ देशों गणों के अधीन और कुछ राजा के जैन ग्रंथ आचारंग सूत्र में भिक्षुओं को चेतावनी दी गई है कि उन्होंने ऐसे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए जहाँ गणतंत्र का शासन हो। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले चैप्टर की शुरुआत में जिक्र किया था कि जो बौद्ध धर्म है उसका ग्रंथ है अवदांश तक, उसमें भी जिक्र है, और जो जैन धर्म है उनका ग्रंथ है आचारंग सूत्र, उसमें भी जिक्र है। तो आगे देखेंगे हम, पाणिनि ने भी संघ को राजतंत्र से भिन्न बताया है और गण को संघ का पर्याय कहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी दो प्रकार के संघ राज्य का उल्लेख मिलता है। एक है वार्ता शस्त्रोपजीवी अर्थात व्यापार, कृषि, पशुपालन, क्या युद्ध पर आश्रित, और दूसरे हैं राज शब्दोपजीवी अर्थात ऐसे राज्य से है जो राजा की उपाधि धारण करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो हमारे कौटिल्य थे, जो चाणक्य थे, उनका जो अर्थशास्त्र है उसमें भी दो प्रकार के शासन का जिक्र किया गया है, राजतंत्र और गणतंत्र का। प्रथम वर्ग में कंबोज सुराष्ट्र के साथ स्त्रियों का संबंध बताया गया तथा द्वितीय वर्ग गण दोनों समानार्थ हैं और देश के अनेक भागों में प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं भी थी। लिच्छवियों, वर्जियों, मल्लों, कुकुरों, पांचालों, जो मुद्राओं थी आदि की गणना की गई। वस्तुतः संघ और यूनानी रोमन लेखकों ने भी प्राचीन भारत में गणराज्यों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। तो मतलब जो यूनान से थे, रोमन से थे, जो लेखक थे, उन्होंने भी क्या किया, जो प्राचीन भारत था गणराज्य का अस्तित्व स्वीकार किया, वहाँ की गणराज्य भी था, जिसके अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब तथा सिंधु के कई गणराज्य थे जो राजतंत्रों से भिन्न थे। मतलब जो पंजाब जो अभी अलग है, पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब, और जो सिंध का एरिया था उसमें क्या थे, जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उसने पाया कि यहाँ राजतंत्र से थोड़ा भिन्न है, गणतंत्र है। सिकंदर को लौटते हुए मालव, अम्बस्ट और सुद्रक प्रजातांत्रिक राज्य मिले थे। मुद्रा साक्ष्य से भी उनका उल्लेख न होकर गण का ही उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज ने लिखा है कि उसके समय में बहुत से भारतीय नगरों में गणतांत्रिक शासन प्रचलित था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में गणराज्यों के ऊपर प्रकाश पड़ता है। मालव, अर्जुन नायक, योद्धे जैसे गणराज्यों के प्राप्त सिक्कों पर राजा थे और वे इस अर्थ में राजतंत्रों से भिन्न थे। उनका शासन किसी वंशानुगत राजा के द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा संचालित होता है। परंतु प्राचीन भारत के गणतंत्र आधुनिक गणतंत्र से इस अर्थ में भिन्न थे कि उनमें शासन का संचालन संपूर्ण प्रजा द्वारा न होकर कुल के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। वो गणतांत्रिक शासन तो थे, परंतु उनका क्या है कि जो आज जो गणतांत्रिक राज्य हैं, गणतांत्रिक देश है, उससे थोड़ा भिन्न थे। मॉडर्न जो अभी चल रहा है उससे आजकल क्या है कि जो जनता चुनती है, परंतु उसमें क्या था, जो प्राचीन समय में गणतंत्र था वो क्या करते थे कि प्रजा द्वारा सेलेक्ट न होकर, न चुनकर, उनके जो कुल थे ना, कुल के प्रतिनिधि थे, जो उनके व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति थे, उनके द्वारा इसका सिलेक्शन किया जाता था, फिर शासन किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल। तो इस क्वेश्चन में हमने ओवरऑल क्या देखा कि भारत क्या है, केवल राजतांत्रिक शासन ही नहीं था, इसमें गणतांत्रिक भी था। इसके हमें साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो इसके साक्ष्य किस किस से प्राप्त हुए हैं? बौद्ध के धर्म ग्रंथ, जैन के धर्म ग्रंथ, यूनानी और रोमन लेखकों से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिख के आप इसको आराम से क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार क्वेश्चन को वापस इसके आंसर इसको रिपीट करके पढ़ लें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। वैदिक काल के गणराज्य के स्वरूप का उल्लेख कीजिए। वैदिक काल के प्राचीन भारतीय गणतंत्र पर टिप्पणी कीजिए। गुण का अर्थ
विद्वानों द्वारा विविध प्रकारों से अवगत कराइए, अथवा बौद्ध काल में किस प्रकार का गणराज्य संघराज्य था स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन है, परंतु इनका आंसर सेम है, तो इनको देख लीजिएगा। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आंसर हमें यही लिखना है। तो वैदिक काल के गणराज्य के स्वरूप का उल्लेख करना है हमें। वैदिक काल के गणराज्य संघराज्य का स्वरूप मौलिक व सरल। इसका उत्तर देखते हैं। प्राचीन भारत में अनेक ऐसे जनपद और राज्य थे जिनकी राजनीतिक व्यवस्था गणतांत्रिक अल्पतांत्रिक रूप में चलती थी। इन गणराज्यों का उल्लेख बौद्ध, जैन, अन्य संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। सामान्यतः ये गणसंघ बड़े राजतंत्रों की सीमाओं पर स्थित होते थे। इनकी राजनीतिक संरचना या तो एक कुल या गोत्र की अल्पतंत्र व्यवस्था पर आधारित होती थी, जैसे शाक्य गणराज्य, या फिर अनेक गोत्रों के साझा महासंघ के रूप में कार्य करती थी। बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य में क्या मिलता है हमें? गणराज्य और राजतंत्रीय व्यवस्था दोनों का साथ साथ उल्लेख मिलता है, क्योंकि धर्म की स्थापना जिन उद्देश्यों से की गई थी उनके लिए समाज में व्यापक परिवर्तन आवश्यक थे। तो इस प्रकार क्या देखते हैं हम, प्राचीन भारत था। प्राचीन भारत में क्या वैदिक काल से ही शुरुआत में क्या था? राजतंत्र था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जो बौद्ध का समय आया, बौद्ध साहित्य में देखें कि हमें दोनों प्रकार के गणराज्य हो गए थे, राजतंत्रीय भी हो गया था, गणतंत्र भी हो गया था। तो इसमें जो गणतांत्रिक था वो भी एक कुल मिला के अल्पतांत्रिक का रूप ही था, जो आजकल है उससे थोड़ा भिन्न था। तो इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं बौद्ध, जैन और इनके संस्कृत ग्रंथ हैं, उनसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक काल के बाद राजतंत्र के साथ साथ राज्य के एक दूसरे स्वरूप गणराज्य का विकास होना शुरू हो गया। उत्तर वैदिक काल में पूर्ण राजतंत्र की जगह धीरे धीरे प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था उभरने लगी। तो जैसे जैसे समय आया राजतंत्र धीरे धीरे खत्म होने लग गया। केपी जायसवाल ने इस व्यवस्था को सामुदायिक स्वशासन की प्रक्रिया के रूप में समझाया है। यद्यपि उत्तर वैदिक ग्रंथ पाठ, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता तथा कुछ यजुर्वेदीय ब्राह्मणों में गणराज्यों के छोटे छोटे संकेत मिलते थे, परंतु गणराज्यों को स्पष्ट और प्रमुख उल्लेख बौद्ध काल में मिलता है। पर धीरे धीरे क्या है कि इनके थोड़े हिंट मिलते थे। क्लियर क्या है, बौद्ध काल में जो बौद्ध ग्रंथ है उनसे इसके बारे में क्लियर प्रमाण मिलता है। जो प्रोफेसर रिच डेविड्स ने बौद्धकालीन भारत में भारत और पड़ोसी क्षेत्रों में प्रचलित गणतांत्रिक शासन पद्धति का वर्णन किया। तो जो विदेशी प्रोफेसर है रिच डेविड्स, उन्होंने उनके बुक में लिखा है कि बौद्धकालीन था, उसमें क्या है कि भारत और उसके पड़ोसी क्षेत्र, उसमें भी क्या है गणतंत्र प्रचलन था। राजतंत्र के अतिरिक्त प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए गण और संघ जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैन साहित्य में गणरायणी शब्द मिलता है, जिसका अभिप्राय गणों का राज्य है। गण का अर्थ, गण के अर्थ के बारे में बात करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने गण शब्द को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। गण शब्द का संबंध गणना या संख्या से है, इसलिए गणराज्य का अर्थ हुआ ऐसा राज्य जहाँ शासन बहुसंख्यक व्यक्तियों द्वारा संचालित हो। इसका आशय यह है कि राज्य पर किसी एक राजा का अधिकार न होकर अनेक व्यक्तियों के समूह का सत्ता का संचालन करता है। तो ये गण के अगर आपको छोटा क्वेश्चन मिले तो उसमें आपको बताए कि गण का अर्थ स्पष्ट करो, इसके बारे में आंसर दे सकते हैं कि अलग अलग विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से गण का मतलब बताया है। तो इसलिए क्या है कि जो गणराज्य है ऐसा राज्य माना गया है जहाँ बहुसंख्यक व्यक्ति द्वारा संचालित होता है, परंतु क्या है कि किसी एक राजा का पूर्ण अधिकार नहीं था उस पर, तो अनेक कई व्यक्तियों ने मिलकर इसके ऊपर क्या है कि सत्ता का संचालन करते थे। बौद्ध ग्रंथ महावक के महापरिनिर्वाण सूत्र में भिक्षुओं की संख्या से संबंधित प्रश्न किया गया है। सभा में भिक्षुओं की संख्या का निर्धारण मतदान की तरह किया जाता था। इस ग्रंथ में गणपूरक का उल्लेख किया गया है, जिसका कार्य यह सुनिश्चित करना था कि सभा में आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित हों। यहाँ गण का अर्थ सभा या संसद जैसा होता है, इसलिए गणराज्य का अर्थ बाद में सभा द्वारा शासन के रूप में विकसित हुआ है। तो ये गण के आंसर के अंडर ही आता है। तो इसमें क्या है कि बौद्ध ग्रंथ में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैन ग्रंथ में जो शब्दों का प्रयोग किया है गण का, इसमें क्या है कि गण संख्या से संबंधित भी है। जैसे हमारे संसद में हो गया, कितनी काउंटिंग से क्या है MLA MPs बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं,
उनकी संख्या भी काउंटेड होती है, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है कि सभा संसद में जैसे बैठते हैं तो गणराज्य सभा में भी क्या हो गया, सभा या शासन में मिनिमम इतने आदमी तो होने ही होने चाहिए। और धीरे धीरे क्या हो गया, ये सभा द्वारा शासन के रूप में विकसित हो गया। महाभारत का शांति पर्व, महाभारत का शांति पर्व में भी गण शब्द का स्पष्ट विवरण मिलता है, जिसमें गणों की अंतर्राज्य नीति, कोष प्रबंधन, सैन्य संगठन, युद्ध कौशल, विधि न्याय व्यवस्था का वर्णन मिलता है। मतलब ये डिवाइड हैं, जो भाग हैं अलग अलग ग्रंथों में, तो एक टॉपिक में इसमें अलग अलग वर्णन मिल जाएंगे, किसी ने अलग अलग टॉपिक के अंदर इसको डिस्क्राइब कर दिया है। तो इसी प्रकार महाभारत का शांति पर्व है, उसमें गण शब्द का भी विवरण मिलता है। और इसमें इस गण में क्या है, जो ये अपने जो दिए गए हैं अंतर्राज्य नीति, कोष प्रबंधन, संगठन, युद्ध कौशल, विधि न्याय व्यवस्था का वर्णन दिया गया है। कई स्थानों पर गण और संघ शब्द एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, यानी गण और संघ एक दूसरे के रिप्लेसमेंट के रूप में। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी संघ शब्द का गण अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो पाणिनि था, अष्टाध्यायी के रचयिता थे, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है, उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार पृथक विवरण दिया गया है। कौटिल्य ने संघ राज्यों को मजबूत सैन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण माना है। बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्ध के ग्रंथ थे, मध्यम निकाय गणराज्य व्यवस्था के लिए गण और संघ दोनों शब्दों का उपयोग हुआ है। तो इस प्रकार क्या देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मान लो, पाणिनि के अष्टाध्यायी में मान लो, महाभारत के शांति पर्व में मान लो, सभी में क्या है, गण और संघ शब्दों का प्रयोग हुआ है। जो पीवी काणी का मत है कि 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी के बाद संघ राज्य धीरे धीरे कम होते गए और लगभग लुप्त प्राय हो गए। गणराज्यों का उल्लेख मुख्यतः बौद्ध साहित्य, यूनानी लेखक मेगास्थनीज के विवरणों तथा अभिलेखों और अन्य पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है। तो ये हमारा जो वैदिक काल था, वैदिक काल में जो गणतांत्रिक था उसका ये आंसर था, जो अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार इसको दोबारा रीड कर लीजिएगा, आपको आसानी से इसको समझ आ जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 देखते हैं हम, क्या है, बौद्ध साहित्य के मूल स्वरूप की विवेचना दीजिए। बौद्ध साहित्य की विषय वस्तु के विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ का जिक्र करना है हमें। तो बौद्ध ग्रंथ के बारे में ये चार्ट को जरूर याद रखिएगा। ये आपका हमेशा इग्नो एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी आपके लिए काम आएगा। त्रिपिटक के 3 भाग, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधीम पिटक। तो इनके जो पार्ट हैं उनको याद कर लीजिएगा। सुत्त पिटक के आगे जो फॉरवर्डेड खुद निकाय हैं उनके आगे अगर पढ़ोगे तो उनके 10 पार्ट हो रहे हैं, इनको पढ़कर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे लिखेंगे, इसका डिस्क्राइब कैसे करेंगे। चार्ट को आप बाद में वीडियो रोककर देखकर अपनी रफ नोटबुक में लिखकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बौद्ध साहित्य की विषय वस्तु का विस्तार करना है, बौद्ध साहित्य के मूल स्वरूप की विवेचना करनी है, और त्रिपिटक के ग्रंथों के विभाजन के अंतर्गत दिग्ग निकाय और इनका अपना इनको प्रकाश डालना है। तो इनके जो पार्ट थे उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो बौद्ध साहित्य है, सुत्त पिटक, महापरिनिर्वाण सुत्त अगुत्तर निकाय में उन गणराज्यों का उल्लेख है जहाँ बुद्ध रहे और विहार भ्रमण किया, उपदेश दिए, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो जैसे क्या है कि बौद्ध है, बौद्ध जी ने क्या किया कि जो अपना उपदेश दिए थे उन्होंने खुद इनको नहीं लिखा है। त्रिपिटक क्या है, जो उनको न्याय थे उन्होंने लिखा है। तो इसके बारे में वो बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया, कैसे कैसे किसकी रचना क्या की, तो उसके बारे में देखेंगे। बौद्ध साहित्य का मूल आधार सुत्त पिटक का क्या है, महापरिनिर्वाण सुत्त, और यह क्या है, अडुगुत्तर निकाय जैसे ग्रंथों में मिलता है, जिसमें उन गणराज्य और प्रदेशों का उल्लेख है तथा बुद्ध ने निवास किया है, विचरण किया है, उपदेश दिए हैं। अंततः क्या हुआ है, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। बुद्ध वचनों के इस विशाल संकलन को एक सुव्यवस्थित रूप देने के लिए प्रारंभिक संघ ने इसे 3 प्रमुख खंडों, जो पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधीम पिटक, जो हमने ऊपर चार्ट में देखा था, 3 भागों में डिवाइड किया है सुरूप से सुव्यवस्थित करने के लिए। पहला हम बात करेंगे त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक क्या है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पूरे 45 वर्षों तक विविध स्थलों पर उपदेश दिए। यह संपूर्ण वचन संग्रह
इतना व्यापक था कि साधारण साधक के लिए इसे आरंभ और अंत तक समझना सरल नहीं था। इसलिए बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम संगीति में विद्वानों ने इसे 3 वर्णों में सजाया। तो इसमें क्या है कि जो पूरा ज्ञान दिया था उनको, एक सरल इंसान है उसके लिए समझना आसान ही नहीं है कि शुरू से लेकर अंत तक इसको पूरा याद रखे, पूरा समझे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, विद्वान थे उन्होंने 3 वर्गों में इसको डिवाइड कर दिया त्रिपिटक को। पहला किया विनय पिटक। विनय पिटक में क्या देखेंगे, इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणी संघ के लिए आचार संहिता, नियम, अनुशासन, विधान रखे गए। इसमें महावग, चुलवग, पराजिक, पाचित्य, परिवार जैसे 5 ग्रंथ शामिल है। इसमें इन 5 भागों के बारे में इनका जिक्र किया गया है, जिसमें आप इसके जो 5 पार्ट है 1, 2, 3, 4 और 5, इनके बारे में इसके डिस्क्राइब किया गया है। जैसे भिक्षु भिक्षुणी इनके लिए आचार संहिता नियम बताए गए हैं। अगला बात करते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या जानेंगे, साधारण जन से लेकर विद्वानों तक के लिए बुद्ध के प्रवचन, संवाद, कथाएं, गद्य पद्य, मिश्रित उपदेश तथा दार्शनिक व्याख्याएं संकलित हैं। तो सुत्त पिटक में क्या है कि जो उन्होंने, बुद्ध ने जो भी प्रवचन दिए, कथाएं सुनाई, गद्य पद्य जितने भी अपना ज्ञान दिया उसके बारे में व्याख्या संकलित है। अधीम पिटक तीसरे के बारे में बात करते हैं, जो त्रिपिटक का तीसरा पार्ट है। यह निकाय गहन दार्शनिक तत्वों, मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें 7 ग्रंथ हैं, धम्म संगिणी, विभंग, धातु कथा आदि इसमें शामिल है। जो 7 पार्ट चार्ट में आप देख सकते हैं। तो अधीम पिटक में क्या दिया गया, दार्शनिक तत्वों और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण दिया गया है। इन 3 पिटकों का सामाहिक रूप त्रिपिटक कहलाता है। तो इन जो 3 है, अधीम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, इनको तीनों को जोड़ के क्या बनता है, इनको सामूहिक रूप को क्या बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को बहुत ही आसान सरल तरीके से इसको समझाया गया है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। आप इसमें जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं ना, अगर आप इनको एक बार देख लेंगे, अगर इनको आप सुन लेंगे आराम से और इनके छोटी छोटी हेडलाइन बना लेंगे, तो मैं श्योर लिख सकता हूँ कि आप एग्जाम में इसे, इनकी हेडिंग और थोड़ी थोड़ी लाइन डिस्क्राइब कर देंगे ना, थोड़ी लाइन में लिख देंगे, तो आप पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, ऐसे लिखे गए हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अंत तक वीडियो से बने रहिए। पहला देखते हैं हम सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है कि त्रिपिटक का वह खंड जिसमें बुद्ध के उपदेश मुख्यतः संवाद स्वरूप संग्रहित। इसमें अनेक स्थलों पर गद्य हैं, कहीं लघु पद्य हैं, कहीं कथात्मक शैली है, कई स्थानों पर दार्शनिक विवेचन है। यह 5 निकायों दिग्, मध्यम, संयुक्त, अड़ंगुत्तर, खुद्दक में विभाजित है। तो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या क्या बताया गया है कि जो बुद्ध द्वारा दिए गए संवाद रूप हैं, ठीक है, अनेक स्थलों पर जो गद्य दिए गए, लघ्य पद्य दिए गए, लघु पद्य सॉरी, तो कहीं जो कथा सुनाई थी उन्होंने, उसकी शैली को दिखाया गया है। कई स्थानों पर जो दर्शन के बारे में बताया गया है, ऐसे ऐसे दर्शन होते हैं, तो उसके बारे में दिया गया है। निकाय का आशय क्या है, निकाय के बारे में बता रहा है कि समूह जो या संग्रह होता है ना, एक इकट्ठा, यूनिटी। प्राचीन काल में जब पिटक लिखित रूप में उपलब्ध नहीं थे, तब भिक्षु एक साथ इन सूत्रों का पाठ करते थे। तो मतलब क्या है कि जो निकाय में क्या, इनका मतलब क्या होता है, समूह या संग्रह। तो इनमें क्या है, इन्हीं सामूहिक पाठों की संगीति कहा जाता था, जो बाद में निकाय नाम से विख्यात हुए। तो पहले क्या था कि इसमें प्राचीन काल में क्या था, त्रिपिटक नहीं बने थे, तब क्या करते थे, जो भिक्षु थे, इनके जो चेले थे, वो क्या करते थे, सूत्रों का पाठ करते थे। तो इनके जो सामूहिक पाठों की संगति थी ना, उसे क्या बोलते थे, बाद में निकाय नाम पड़ गया। पहले इसको जो सातों का मूल रूप था, संगठन था, उसको क्या बोलते थे, संगीति बोलते थे। तो इसको याद रखना, ये हेडलाइन है, मेन मेन शब्द है, इनको आप थोड़ा नोट डाउन कर सकते हैं शब्दावली को। सूत्रों की महत्ता, एक बड़ा आधार उनकी भूमिकाएं, जिन्हें यह बताया गया है कि किस स्थान पर, किस समय, किन श्रोताओं को उपदेश दिया गया और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इनमें पुनरुक्तियों का प्रचुर प्रयोग किया गया ताकि स्मरण शक्ति द्वारा उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। उपदेश उनमें किसान, राजा, दार्शनिक, श्रमणों, गृहस्थों, सभी वर्गों के लिए दृष्टांत और उपमाएं दी गई हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि जो सूत्र थे उसमें क्या क्या, कौन कौन लोग शामिल हुए थे। उसमें पुनरुक्तियों के रूप में इनको बताया गया ताकि वो क्या है,
याद रखा जा सके, आसानी से इसे याद रखें ताकि लोग इसे भूलें ना, क्योंकि ये लिखित रूप में तो बताया नहीं गया था। बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। सुत्त पिटक बुद्ध जीवन, धर्म, दर्शन, इतिहास तीनों का समन्वित चित्रण देता है। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति से लेकर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण तक का पूरा जीवन क्रम इसमें अंकित है। जो बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था वृक्ष के नीचे बैठकर, वहाँ से शुरू होकर जो कुशीनगर तक उन्होंने जो ज्ञान को अपने बिखेरा था ना, वहाँ तक का पूरा जीवन क्रम इसमें अंकित है। सुत्त पिटक में उनका जीवन, धर्म, दर्शन, इतिहास सब कुछ बताया गया है। साथ ही बुद्ध के प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र, आनंद, महाकश्यप आदि की झलकियां भी इसमें क्या है, विद्यमान है। बौद्ध साधना का सार, शील, समाधि, प्रज्ञा इसी पिटक में प्रतिपादित है। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, बोधंग, इंद्रिय, स्कंध, आयतन और प्रत्यय समुपाद जैसी मूल शिक्षाएं अनेक सूत्रों में बार बार विभिन्न रूपों में प्रतिपादित हुई है। सुत्त पिटक का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से भी अत्यंत मूल्यवान है। तो इसमें क्या है कि जो सुत्त पिटक देखते हैं ये केवल धार्मिक ही नहीं था, राजनीतिक में प्रयोग नहीं हुआ, समाज में ही नहीं बल्कि भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। मगध, कौशल, वज्जी आदि का प्रशासन, प्रजा जीवन, पेशे, कृषि, रीतियाँ, रहन सहन, नगर, ग्राम, नदियाँ, पर्वत, इन सब का चित्रण इसमें मिलता है। तो अगला देखेंगे हम दिग् निकाय। दिग् निकाय के बारे में पढ़ेंगे। सुत्त पिटक का पहला निकाय दिग् निकाय है। लंबे सुतों का ग्रह, इसमें कुल 34 सुत है जिनमें 3 भागों में क्रमबद्ध किया गया है। पहला है शील कखदवग, महावग, पाठिकवग। तो इसमें आगे जाके हम देखेंगे जो प्रथम वग है, प्रथम वग का केंद्र शील, समाधि और प्रज्ञा है। इसमें ब्रह्मजाल सुत्त प्रसिद्धि है जिसमें उस युग के 62 दार्शनिक मतवादों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। मतलब देखो कि कितना, ये पहले क्या था कि इसकी रचना की नहीं गई थी, बौद्ध को इतना तगड़ा ज्ञान प्राप्त था ना, उन्होंने जो बाद में उनके न्याय थे उन्होंने लिखा है, उन्होंने क्या है वर्बली सबको ज्ञान दिया है घूम घूम कर। तो मतलब कितना प्रभावशाली होगा। जो बाद में उनके न्याय है ना, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अलग अलग भागों में लिखा है ताकि आपको आसानी से इसको समझा जा सके और इसका पालन किया जा सके, लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो सुत्त में समकालीन 6 तीर्थंकरों के सिद्धांतों की चर्चा की गई है। अभट, सोंगक, अगत्र, सूत्र जाति और सामाजिक संरचना पर बुद्ध की स्पष्ट आलोचनात्मक दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। कस्प सिंहनाद, उदुम्ब ऋक सिंहनाद जैसे सूत्रों में कठोर तपस्या पर उनका मत दिया गया है। जो दिग् निकाय है उसमें कुछ सूत यज्ञ, चक्रवर्ती राजा, चमत्कार प्रदर्शन, पूर्व बुद्धों की परंपरा तथा महापुरुष लक्षणों जैसे विषयों को भी इसमें दर्शाया गया है। अगला देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चनों में भी आ सकता है। जैसे इसमें क्या है कि या तो एक बड़ा क्वेश्चन दे देंगे या एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 पार्ट दे देंगे, उसमें इसको डिस्क्राइब करो। तो इसमें अगला बात करते हैं महापरिनिब्बाण सूत्र। महापरिनिब्बाण सूत्र क्या है कि द्वितीय वग यानी महावग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तृत सूत्र है। यह त्रिपिटक का सबसे बड़ा सूत्र माना गया है। इसमें बुद्ध की अंतिम यात्रा, वज्जियों के विषय, अजातशत्रु की मनोस्थिति, धर्म की आधारभूत कसौटियाँ, पाटलिपुत्र के उद्भव, आम्रपाली की भेंट, चुंदक द्वारा अंतिम भोजन, विवारी अंतिम उपदेश, निवारण प्राप्ति, दाह संस्कार, स्तूप निर्माण आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंटों का हेडलाइन का आप नोट कर सकते हैं और बाद में आराम से अपने क्वेश्चन एग्जाम है जो उनमें आंसर उसमें लिख सकते हैं। यह सूत्र स्पष्ट संकेत देता है कि बुद्ध संघ को उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि से जोड़ते थे जो उस समय के गणराज्यों में भी थी, अर्थात धार्मिक संघ का संगठनात्मक ढांचा राजनीतिक गणतंत्रों से प्रेरित था। तो इसके बारे में क्या है, गणतंत्र के बारे में जिक्र आ गया है। तो मतलब इसके बारे में कहीं कहीं और अधिक होगा, हम इसको बहुत ही कम अमाउंट में पढ़ रहे हैं। तो इसका रियल पढ़ोगे तो इसके बारे में बहुत आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अगर आप फ्री हैं, पढ़ सकते हैं, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अडगुत्तर निकाय के बारे में पढ़ते हैं।
सुत्त पिटक का चौथा निकाय अड़गुत्तर निकाय है, जिसका निर्माण अंकों की क्रमबद्ध वृद्धि के आधार पर हुआ है। इसमें 11 निपात हैं, जो निपात क्या बोलते हैं, अध्याय हैं, एकक से लेकर एकादश तक, जिसमें धर्म का प्रतिपादन 1, 2, 3 और 11 प्रकारों में किया गया है। एकक निपात में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। मतलब एक निपात में जो एक अध्याय है उसमें 16 महाजन पदों का है। यदि प्रसिद्ध केशपुत कलाम सूत्र भी हैं, जिसमें बुद्ध यह बताते हैं कि किसी भी मत को स्वीकार करने से पूर्व तर्क, अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभव की कसौटियों पर परखना चाहिए। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बौद्ध परंपरा की विशिष्टताओं को स्थापित करता है। तो आजकल क्या है कि हम जो वोट देते हैं, किसी को दे दिया, हवा चल गई, किसी ने एडवर्टाइजमेंट कर दी, किसी ने झूठ फरेब बोल दिया, अपना प्रोपेगेंडा फैला दिया कि भाई हमारा ये प्लान है, तो हम अगले 5 साल में ये करेंगे। तो हम क्या लोग हैं, जिन पर विश्वास कर लेते हैं और अपने मत को देते हैं। पुराने टाइम में क्या है, बौद्ध ने जो ज्ञान दिया था उसमें इन्होंने बोला था कि जो किसी को मत दो, किसी को स्वीकार करो राजा को, उसको स्वीकार करने से पहले उससे तर्क करो, उसकी अनुभूति देखो, उनका प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए कि कसौटियों पर परखना चाहिए उनको, उन्होंने परखने के बाद उसको स्वीकार करो। तो इसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बौद्ध परंपरा की विशिष्टता को इसको स्थापित करता है। तो इस प्रकार क्या है कि जो प्राचीन समय था उसमें भी राजनीति विद्यमान थी। उसमें भी ये दर्शाता है कि ये गणतांत्रिक, अगर इतना सेलेक्ट करोगे, इतना सोचो समझोगे, तो गणतंत्र तो था, राजतंत्र नहीं था। अगला देखते हैं, एदग वग में उन भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं का उल्लेख है जो किसी विशेष गुण का सर्वोच्च माने गए हैं। अन्य वग्गों में अनार्य व्यवहार, संग्रह योग्य वस्तुओं, संयम, अनुशासन, भिक्षु जीवन के लिए अनेक निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, समापन में देखेंगे, बौद्ध साहित्य का संपूर्ण स्वरूप यह स्पष्ट करता है कि बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग ही निर्वाण का सरलतम साधन है। चाहे राज्य चिंतन हो या सामाजिक व्यवस्था, सर्वत्र यह भावना प्रमुख है कि शासन वही श्रेष्ठ है जो जनता के सुख से अपना सुख समझे। इस प्रकार बौद्ध ग्रंथों की राजनीतिक और दार्शनिक दृष्टि दोनों का उद्देश्य सुदृढ़ राज्य और संतुष्ट प्रजा की स्थापना है। तो बौद्ध में स्पष्ट प्रकार से बताया गया है कि जो प्रजा होगी ना, अगर वो सुख है तो राजा सुखी है, अगर वो सुख नहीं है तो राजा सुखी नहीं है। अगर ये कोई बात समझ गया, अगर उसके हिसाब से अपने डिसीजन लेता है, तो वो एक सही प्रकार से है। और इस प्रकार उसके अपने ग्रंथों में दिखाया गया है, जो राजनीतिक और दार्शनिक दृष्टि अपनी व्यक्त की है। तो इस प्रकार हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने इसमें क्या देखा, प्राचीन जो भारतीय गणतंत्र है उसके बारे में डिस्क्राइब किया, और मेनली क्या किया, जो बौद्ध साहित्य है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इस प्रकार इससे आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।